नमस्कार दोस्तों, अचीवर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अपना बायो का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। अपने अब तक 6 सेट कंप्लीट कर लिए हैं। आज मैं आपके लिए 20 अच्छे क्वेश्चन और लेके आया हूं सेट नंबर 7 में, यानी ये जो बायो का एमसीक्यू पार्ट 7 है। आज अच्छे 20 क्वेश्चन और देखेंगे जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। शुरू करें। इसकी पीडीएफ आपको अचीवर्स एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो पीडीएफ आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं और उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। उस पूरी पीडीएफ की एनालिसिस मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। चलो शुरू करते हैं दोस्तों, बड़ा ही मजेदार सेशन रहने वाला है। देखो दोस्तों, बायोलॉजी एमसीक्यू पार्ट 7 अब तक अपने ने 6 कर लिए हैं। लगभग 120 क्वेश्चन अपने ने कर लिए हैं और उनमें काफी एनालिसिस अपने ने की है। क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मनुष्य में प्राकृतिक रूप से नहीं होता है ना? तांबा, जस्ता, आयोडीन या सीसा, है ना? तांबा जिसे अपने बोलते हैं कॉपर, है ना? जस्ता जिसे अपने कहते हैं जिंक, आयोडीन है ना? और सीसा जिसे अपने बोलते हैं लेड। सीसे का सिंबल क्या होता है दोस्तों? पीबी। पीबी का मतलब क्या होता है? प्लम्बम। क्या होता है? प्लम्बम। कॉपर का सिंबल क्या होता है? सीयू। सीयू का मतलब क्या होता है? क्यूप्रम। सीसे की अगर शरीर में मात्रा अधिक हो जाती है ना, तो एक रोग भी हो जाता है जिसे अपने प्लम्बिज्म डिजीज कहते हैं, प्लम्बिज्म रोग बोलते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे सही आंसर होगा दोस्तों, वो होगा सीसा, जिसे अपने बोलते हैं प्लम्बम। जिसे अपने क्या कहते हैं? प्लम्बम। ठीक है, प्लम्बम सीसा है, वो मनुष्य में प्राकृतिक रूप से नहीं होता है। तो ये बात आप ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, है ना? तांबा है, आयोडीन है। आयोडीन की कमी से तो घेंगा रोग हो जाता है, तांबे की कमी से अपने को एनीमिया हो जाता है। ये चीज आपने सुन रखी होगी। चलो, इकोलॉजी शब्द किसने दिया? इकोलॉजी है ना? इकोलॉजी जिसे आपने कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी, इकोलॉजी मतलब पारिस्थितिकी, इकोसिस्टम मतलब पारिस्थितिकी तंत्र होता है। यह शब्द किसने दिया था? मेंडल ने? नहीं, है ना? मेंडल जो है ना, मेंडल उसने तो, वो तो ग्रेगर जोहान मेंडल अनुवांशिकी का पिता है। मेंडल तो अनुवांशिकी, फादर ऑफ जेनेटिक्स, अनुवांशिकी का जनक या पिता किसको कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है। टेंसले, बिल्कुल, एजी टेंसले ने इकोलॉजी से रिलेटेड है, परंतु उसने जो वर्ड दिया था वो दिया था इकोसिस्टम। टेंसले ने इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द दिया था। फ्लेमिंग ने नहीं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, है ना? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम आपने सुन रखा होगा, पूरा नाम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की मैं बात करूं, है ना, तो इन्होंने सबसे पहली प्रतिजैविक बनाई थी। सबसे पहली प्रतिजैविक जो है इसी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी, प्रतिजैविक जिसे हम एंटीबायोटिक बोलते हैं, एंटीबायोटिक। और वो एंटीबायोटिक कौन सी थी? तो उस समय आंसर देना होता है पेनिसिलिन, है ना? पेनिसिलिन नाम की जो एंटीबायोटिक है वो सबसे पहले किसने बनाई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी, है ना? तो अर्नेस्ट हैकल इसका सबसे सही आंसर है। इन्होंने सबसे पहले इकोलॉजी जो वर्ड है, पारिस्थितिकी शब्द है, वो दिया था, है ना? अर्नेस्ट हैकल ने ही इकोलॉजी वर्ड है वो सबसे पहले दिया था। तो यहाँ पर दूसरे का सबसे सही आंसर क्या है? द, जिसे आपने बोलते हैं अर्नेस्ट हैकल। मेंडल, टेंसले, फ्लेमिंग और अर्नेस्ट हैकल। तो इकोलॉजी वर्ड किसने दिया? अर्नेस्ट हैकल ने। चलो आगे चले। वर्णांधता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? वर्णांधता जिसे अपने बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन को वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस नामक रोग था। अच्छा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, आपके व्हाट्सएप, है ना, इनका सीईओ कौन है? मार्क जकरबर्ग, है ना? मार्क जकरबर्ग है। मार्क जकरबर्ग जो फेसबुक का सीईओ मार्क जकरबर्ग है, उसको भी कलर ब्लाइंडनेस नाम की शिकायत हो रखी है ना? कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है? व्यक्ति हरे और लाल रंग में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है। हरे और लाल रंग में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है ना? व्यक्ति को हरा रंग तो लाल दिखता है और लाल रंग कैसा दिखता है? हरा दिखता है।
है ना, लाल रंग हरा दिखता है और हरा लाल दिखता है, ठीक है। और ऐसे यह एक जेनेटिक डिजीज है दोस्तों, यह एक अनुवांशिकी रोग है जिसमें अपनी आंखों में उपस्थित, है ना, सेल्स प्रभावित होती है। तो इसमें कोई लेंस का कोई रोल नहीं है, तो ना तो अवतल लेंस काम आता है, ना उत्तल लेंस, ना बेलनाकार लेंस। तो सबसे सही आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं, है ना, इनमें से कोई नहीं, है ना। और जिनको ये वर्णांता कलर ब्लाइंडनेस डिजीज होती है उसको रेलवे में नहीं लिया जाता है, डिफेंस में नहीं लिया जाता है, ठीक है ना, डिफेंस में और में सिलेक्शन नहीं होता है उस बंदे का। चलो, इसका एक जांच भी होती है ना, उस जांच का नाम है इशिहारा टेस्ट, है ना। कलर ब्लाइंडनेस की एक जांच है, उस जांच का नाम है इशिहारा जांच, इशिहारा जांच, इशिहारा टेस्ट। चलो, निम्न में से पौधे एवं जंतु के बीच की योजक कड़ी है। योजक कड़ी मतलब कनेक्टिंग लिंक, योजक कड़ी का मतलब होता है कनेक्टिंग लिंक, है ना। प्लांट और एनिमल के बीच में योजक कड़ी कौन सी होती है? अमीबा। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, यूनिसेलुलर एनिमल है जिसका आकार अनियमित होता है, तो ये गलत है। युग्निला भी एक कोशिकीय जीव होता है, यूनिसेलुलर एनिमल होता है, प्रोटोजोआ संघ का सदस्य है। कवक, फंजाई, ना तो कवक आंसर है, ना फंजाई है, ना अमीबा है। सबसे सही आंसर कौन सा है? युग्लिना। निम्न में से पौधे और जंतु के बीच में योजक कड़ी होती है युग्लिना, है ना। जो पादप जगत का भी मतलब पादप जगत में भी अपना अस्तित्व रखता है और जंतु जगत में भी अपना अस्तित्व रखता है ना। ये योजक कड़ी से रिलेटेड आपने एक क्वेश्चन ये भी देखा होगा कि सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कौन है? सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कौन है? बीच की योजक कड़ी कौन सी है? कनेक्टिंग लिंक कौन सा है? तो उस समय अपने को आंसर क्या देना होता है ना। लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में योजक कड़ी कौन सी होती है? तो उस समय आंसर देना होता है वायरस, जिसे अपने बोलते हैं विषाणु। विषाणु मानव शरीर के बाहर तो निर्जीव अवस्था में रहता है, लेकिन शरीर के अंदर सजीव अवस्था में रहता है, इसलिए इसे सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी बोलते हैं। वैसे ही पौधे और जंतु के बीच की योजक कड़ी कौन है? तो उस समय आंसर देना होता है युग्लिना। याद रह जाएगा, युग्लिना एक कोशिकीय जीव है, यूनिसेलुलर एनिमल है, जो कि फाइलम प्रोटोजोआ से रिलेटेड है, प्रोटोजोआ संघ में ही आता है, यानी युग्लिना एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्रित होने से थकान महसूस होती है? बेंजोइक एसिड गलत, पायरुविक एसिड गलत, यूरिक एसिड गलत, लैक्टिक एसिड बिल्कुल सही। देखो, अपने शरीर में ग्लूकोज होता है ना। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। ये ऑक्सीजन से क्रिया करता है और क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगा, जल का निर्माण करेगा और अपने को क्या देगा? ऊर्जा देगा। क्या देगा? ऊर्जा देगा, ये है ना, ऊर्जा देगा। और वो ऊर्जा जो होती है वो अपने शरीर में प्रत्येक कोशिका में एटीपी के रूप में संग्रहित होती है। किसमें संग्रहित होती है? एटीपी के रूप में संग्रहित होती है, ठीक है। लेकिन हम आवश्यकता से अधिक मेहनत करते हैं या आवश्यकता से अधिक शारीरिक परिश्रम कर लेते हैं, तो क्या होता है कि ये जो ऊर्जा होती है ना, ये अपने को मिल नहीं पाती है। क्यों? आवश्यकता से अधिक शारीरिक परिश्रम करने से अपने अंदर जो श्वसन होता है वो वायु की अनुपस्थिति में होता है। ऐसे श्वसन को हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, अवायवीय श्वसन बोलते हैं। ये जो ग्लूकोज होता है इसको ऑक्सीजन मिल नहीं पाती है, इस कारण ये ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है? लैक्टिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? लैक्टिक अम्ल लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति को क्या आती है? थकान आती है। जैसे महिलाएं, जैसे आपको कह दे कि आपको है ना 10 किलोमीटर पैदल चलना है, आप कुछ 1.5 किलोमीटर चलोगे, उसके बाद में हल्के हल्के आपके पैर दर्द होने लग जाएंगे, क्योंकि आपके पैरों में अवायवीय श्वसन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हो गया है ना। वो ग्लूकोज है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, ऊर्जा नहीं प्राप्त हो रही है, वो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो रहा है? वो ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है किसमें? लैक्टिक एसिड में। और लैक्टिक एसिड ही क्या होता है? थकान का कारण बनता है। समझ में आई क्या बात, है ना। तो मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड के बनने से थकान होती है। हमारे शरीर में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, अवायवीय श्वसन, है ना। अवायवीय श्वसन मतलब वायु की अनुपस्थिति में श्वसन होता है, जिसके कारण ग्लूकोज है वो लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है और अपने को थकान महसूस होती है। चलो चले आगे, चलो 6 नंबर क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्तादान द्वारा नहीं फैलता है? रक्तादान मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन। रक्तादान का मतलब होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, है ना। एक से दूसरे में रक्त का दान क्या है? रक्तादान है ना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्तादान द्वारा नहीं फैलता है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा नहीं फैलता है। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस, है ना। हेपेटाइटिस जो कि पिकोरना या हेपिडना नाम के वायरस के कारण होता है, ये रक्तदान के द्वारा फैलता है, तो यहाँ ये गलत हो जाएगा। टाइफाइड नहीं फैलता है, HIV फैल जाता है, मलेरिया फैल जाता है। मलेरिया में अपनी RBC प्रभावित होती है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ जो होता है वो RBC के चारों तरफ जुड़कर फूल जैसी आकृति बना लेता है ना, तो वो RBC धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है, तो मलेरिया भी एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है। टाइफाइड इसका सबसे सही आंसर है। टाइफाइड कभी भी रक्तादान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रक्त के द्वारा नहीं फैल सकता, यानी संक्रमित रक्त से ये नहीं होने वाला रोग है ना। मुझको हेपेटाइटिस हो रखा है, मेरा रक्त अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ा दिया ना तो उसको भी हेपेटाइटिस हो जाएगा। मुझको अगर HIV एड्स हो रखा है तो मेरा रक्त जो है वो स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ा दिया तो उसको भी हो जाएगा। मलेरिया हो रखा है तो स्वस्थ तो उसको भी मलेरिया हो सकता है। टाइफाइड इसका सबसे सही आंसर है। समझ में आई बात? हेपेटाइटिस वायरस के कारण होने वाला रोग है। किस वायरस के कारण? हेपिडना या पिकोरना वायरस के कारण। टाइफाइड बैक्टीरिया के कारण, जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। किस जीवाणु के कारण? साल्मोनेला टाइफी नाम के जीवाणु के कारण। HIV, है ना, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, एक वायरस के कारण होने वाला रोग है। HIV को अपने एड्स बोल देते हैं, HIV वायरस का नाम है जिसकी फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। मलेरिया, मलेरिया एक प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग है जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है, और जो सामान्य प्रजाति जिसके कारण सामान्यतः मलेरिया होता है वो होती है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा रोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन द्वारा नहीं फैलता है? तो आंसर क्या देना होता है? टाइफाइड। ठीक है, चलो। पित्त जवर जिसे अपने बोलते हैं येलो फीवर, है ना। येलो फीवर, पित्त जवर संचारित किया जाता है क्यूलेक्स द्वारा। क्यूलेक्स मच्छर जो होता है, ये सब मच्छर है देखो, है ना। क्यूलेक्स एक मच्छर है जिसके द्वारा जो रोग होता है वो होता है फाइलेरिया, जिसे अपने हाथी पांव रोग बोल देते हैं। ठीक है। मादा एडिस जो मच्छर है उससे डेंगू रोग होता है, उससे ये पित्त जवर हो जाता है, जिसे हम येलो फीवर कहते हैं। और इसी के द्वारा एक रोग और हो जाता है जिसे अपने बोल देते हैं चिकनगुनिया। चिकनगुनिया, इससे चिकनगुनिया भी हो जाता है। ठीक है। मादा एनाफिलीज मच्छर है, इससे रोग होता है मलेरिया, मलेरिया। ठीक है। घरेलू मक्खी के द्वारा हेजा हो गया, हेजा जिसे आप कोलेरा कहते हो, कोलेरा, है ना, ये रोग हो जाते हैं। तो यहाँ पर मादा एडीज मच्छर के द्वारा कौन सा रोग होता है? मादा एडीज मच्छर के द्वारा पित्त जवर हो जाता है, येलो फीवर, जो कि जिस वायरस के कारण होता है उस वायरस का नाम आर्बो वायरस होता है। ये जो वायरस है वो अपने यकृत में सूजन पैदा कर देता है, जिसके कारण यकृत में जो पित्त है, बाइल जूस है, वो गड़बड़ा जाता है ना, मादा एडीज के द्वारा। चलो समझ में आई ये कहानी। ये कुछ रोग बताए हैं। क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा फाइलेरिया जिसे हम हाथी पांव रोग बोलते हैं, पांव सूज जाता है, पांवों में उपस्थित लसिका वाहिनियां होती है वो प्रभावित हो जाती है, जिसके कारण पांव हाथी की तरह बड़े बड़े हो जाते हैं। और ये जो क्यूलेक्स मच्छर है अपने शरीर के अंदर कृमि छोड़ देता है, उस कृमि का नाम है वुचरेरिया बैंक्रोफ्टाई। उस कृमि के कारण ये रोग होता है, वो कृमि अपने लसिका तंत्र को प्रभावित करता है। तो फाइलेरिया मैंने पढ़ा रखा है काफी अच्छा ह्यूमन डिजीज में। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड जो कि एक बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है, जो कि एक जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। उस जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया के कारण टाइफाइड हो जाता है ना। और इस बैक्टीरिया से जो प्रभावित होता है वो होता है आंत। आंत भी कौन सी? दो आंत होती है, छोटी आंत और बड़ी आंत। सबसे ज्यादा प्रभावित होती है छोटी आंत, है ना। और टाइफाइड का एक टीका भी होता है जो अपने को टाइफाइड से सुरक्षा प्रदान करता है, वो है टैब।
टैब का मतलब होता है टाइफाइड, पैराटाइफाइड ए बी। टाइफाइड से संबंधित जांच कौन सी है? विडाल। तो विडाल जांच, जो विडाल टेस्ट होता है, विडाल एक साइंटिस्ट का नाम है, जॉर्ज फिनलैंड विडाल, है ना। विडाल जांच है वो किससे संबंधित है? टाइफाइड से संबंधित है। तो टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो उस समय आंसर देना होता है आंत, छोटी आंत। ठीक है। अग्नाशय पैनक्रियाज नहीं होता है, आमाशय स्टोमक नहीं होता है, मस्तिष्क ब्रेन नहीं होता है। कौन होता है? आंत। आंत में भी कौन सी? छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? है ना। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? मिलर ने, ह्यूगो डी ब्रिज ने, कैल्विन ने, खुराना ने। पूरा नाम क्या है? हरगोविंद खुराना, है ना। एक भारतीय वैज्ञानिक था हरगोविंद खुराना। उसने सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण लैब में, प्रयोगशाला में किया था। अनुवांशिकी चैप्टर पढ़ते हैं तो इसका नाम आता है। हरगोविंद खुराना ने सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण, डीएनए का जो सिंथेसिस है, फॉर्मेशन है, वो लैब में किया था। याद रखना दोस्तों। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज जो कि कुत्ते के काटने से, बंदर के काटने से, बिल्ली के काटने से, भेड़ के काटने से होती है। इनके मुंह की लार में एक वायरस पाया जाता है जिसे रैब्डो वायरस या फ्लेवीराइबो वायरस के नाम से भी जानते हैं। जब ये वायरस शरीर में फैलता है तो अपने तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इस रोग को हम हाइड्रोफोबिया या जलवित्ती रोग के नाम से भी जानते हैं। किसे? रेबीज। तो रेबीज के टीके की खोज की थी लुई पास्चर ने। यहीं से क्वेश्चन आ जाता है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक, जिसे अपने बोलते हैं स्मॉल पॉक्स। क्या बोलते हैं? स्मॉल पॉक्स। और इसी को अपने बड़ी माता के नाम से भी जानते हैं, बड़ी माता के नाम से भी जानते हैं। इसकी टीके की खोज किसने की थी? तो उस समय आंसर देना होता है एडवर्ड जेनर ने, है ना। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने तो सबसे पहली प्रतिजैविक बनाई थी पेनिसिलिन नाम की। तो यहाँ पर सबसे सही आंसर कौन सा है? लुई पास्चर, है ना। रेबीज की टीके की खोज का श्रेय किसको जाता है? लुई पास्चर को जाता है दोस्तों। इसने सबसे पहले रेबीज के टीके की खोज की थी। कहानी समझ में आई? कुत्ते के काटने से, और एक वायरल डिजीज है ये, वायरस के कारण कुत्ते के मुंह की लार में ये वायरस पाया जाता है जो अपने शरीर को प्रभावित करता है। इसे हाइड्रोफोबिया रोग भी बोलते हैं, जलवित्ती रोग भी बोलते हैं। इस रोग में क्या होता है, जो व्यक्ति पानी पीता है ना, तो उसके कंठ में, गले में बहुत भयंकर दर्द होता है, जिसके कारण व्यक्ति पानी पीना क्या होता है? छोड़ देता है। चलो, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? सोमेटोट्रोपिन गलत, इंटरफेरॉन गलत, इंसुलिन गलत, ऑक्सीटोसिन बिल्कुल सही, है ना। ऑक्सीटोसिन नाम का जो हार्मोन होता है उसके इंजेक्शन लगाए जाते हैं अधिक दूध निर्माण के लिए, है ना। ऑक्सीटोसिन को अपने कई नाम से जानते हैं। देखो, अपने शरीर में पीयूष ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि से हार्मोन निकलता है ये ऑक्सीटोसिन, है ना। इसे गर्भपात हार्मोन भी कहा जाता है, जब बच्चा होता है तब ये हार्मोन निकलता है। इसे प्रसव पीड़ा हार्मोन भी कहा जाता है, इसे लव हार्मोन के भी कहा जाता है, प्यार का हार्मोन भी कहा जाता है। किसी व्यक्ति विशेष के प्रति प्रेम हो तो ये हार्मोन निकलता है। इसे दूध निष्काशक हार्मोन भी कहा जाता है ना। पशुओं के थनों से दूध निकालने में ये हार्मोन बड़ा काम का है ना। माताओं के, देखो, एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है? माताओं के स्तनों में बच्चों के लिए दूध का निर्माण करता है, इसलिए इसे बोलते हैं मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन, दुग्ध उत्पादक हार्मोन। लेकिन एक हार्मोन और होता है जिसका नाम होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। वो हार्मोन क्या करता है? दूध का बच्चों के लिए निष्कासन करता है ना। तो दुग्ध निष्कासक हार्मोन कौन सा होता है? मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन कौन सा है? ऑक्सीटोसिन। जबकि दुग्ध उत्पादक हार्मोन कौन सा है? प्रोलैक्टिन।
और दोनों पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन है। ये पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से निकलता है और ये पश्च भाग से निकलता है। तो ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन भी आते हैं, है ना। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए इन हार्मोन की सुई लगाई जाती है। फलों सब्जियों का आकार बढ़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, है ना। जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय ये हार्मोन निकलता है जो लेबर पेन प्रसव पीड़ा में मदद करता है। अगर ये हार्मोन नहीं निकला ना तो गर्भपात भी हो सकता है, इसलिए इसे गर्भपात हार्मोन, प्रसव पीड़ा हार्मोन, लेबर पेन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, ध्यान रखना। चलो, है ना। लिखना चाहो तो देखो लिख भी सकते हो आप इसे, है ना। गर्भपात हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। इसे लव हार्मोन भी कहते हैं, प्यार का हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक है। इसे लेबर पेन हार्मोन, प्रसव पीड़ा हार्मोन भी कहते हैं, प्रसव पीड़ा हार्मोन भी कहते हैं। फल व सब्जियों का आकार बढ़ाने के लिए, फल व सब्जियों का आकार बढ़ाने के लिए इस हार्मोन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, एसेट्रा एसेट्रा। तो ऑक्सीटोसिन। चलो, खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? खोपड़ी, स्कल, ये आपकी खोपड़ी है। खोपड़ी में कपाल आ जाता है ना। ये मुंह की हड्डियां आ जाती है, कान की आ जाती है। तो देखो 8 तो आपके क्रेनियम में, कपाल में ही होती है, जो मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करता है। 14 आपके ये मुंह की आ जाती है ना। 6 कान की आ जाती है, कितनी हो गई? 28। यहाँ पे 28 ऑप्शन दिया हुआ है, अगर 29 ऑप्शन दिया होता तो 29 को भी राइट करते। अपने एक यहाँ पर कंठ में हड्डी होती है जिसे अपने कंठी का हड्डी के नाम से जानते हैं, जिसे हायोड बोन के नाम से जानते हैं, वो भी इसमें काउंट हो जाती है। परंतु 28 है तो यहाँ पर क्या करेंगे? 28, 26 नहीं, 25 नहीं, 27 नहीं, है ना। 14 चेहरे की हड्डियां, 8 ये कपाल, 3 इस कान में, 3 इस कान में, 1 यहाँ कंठ में होती है। इस खोपड़ी से उसे अटैच्ड बांधते हैं, जिसे कंठी का हड्डी बोलते हैं, हायोड बोन बोलते हैं, है ना। तो 28 यहाँ पर अपने को आंसर करना है। वास्तविक मछली कौन सी है? देखो, एक संघ होता है, उस संघ का नाम है कोर्डेटा। कोर्डेटा संघ को समझने के लिए उसे वर्गों में विभाजित किया गया है। एक वर्ग आता है, उस वर्ग का नाम है मत्स्य वर्ग, है ना। अब इस मत्स्य वर्ग में जो आता है ना, वही क्या है? मछलियां हैं। उन्हीं को हम वास्तविक मछलियां मानते हैं। किसी के पीछे फिश लिखा हुआ है, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि वो मछली है। जैसे स्टार फिश है, स्टार फिश कोर्डेटा संघ की नहीं होती है। स्टार फिश किस संघ की है ना? कोर्डेटा संघ में मत्स्य वर्ग में आने वाली मछलियां मानी जाती है। स्टार फिश आती है इकाइनोडोरमेटा में, है ना। इकाइनोडोरमेटा में डरमेटा नाम का एक संघ होता है, इकाइनोडरमेटा नाम का एक संघ होता है, उसमें स्टार फिश आती है। ब्रिटल स्टार भी इसमें आती है, सी कमकम्बर भी इसमें आती है। ये एक संघ है। इस संघ की एक खासियत होती है कि इस संघ के सदस्यों के शरीर पर ऐसे कांटे पाए जाते हैं, ठीक है। इकाइनोडोरमेटा, स्टार फिश, सी कमकम्बर, है ना, जिसे समुद्री खीरा भी बोलते हैं, ब्रिटल स्टार, ये सब इसके सदस्य हैं। हिप्पोकैम्पस है, वो एक मछली है ना। हिप्पोकैम्पस ये मत्स्य वर्ग की सदस्य है। और हिप्पोकैम्पस सबसे धीमे चलने वाली मछली होती है दोस्तों, सबसे धीमे चलने वाली मछली है। सबसे धीमे चलने वाली मछली कौन सी है? तो उस समय आंसर क्या देना होता है? हिप्पोकैम्पस, है ना। हिप्पोकैम्पस सबसे धीमे चलने वाली मछली। तो सबसे सही आंसर कौन सा हो गया? सबसे सही आंसर हो गया स। समझ में आई बात? तो वास्तविक मछली कौन सी है? हिप्पोकैम्पस। चलो, एक कोशिका जंतु अमीबा एवं युग्निका को किस संघ के अंतर्गत रखा गया? अभी बताया था मैंने, है ना, प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत। प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत, है ना, एक कोशिकीय जीव आते हैं। कैसे जीव आते हैं? जिनमें सिर्फ एक कोशिका होती है। तो जितने भी एक कोशिकीय जीव हैं, जितने भी यूनिसेलुलर एनिमल है, वो सब, है ना, जितने भी एक कोशिकीय जीव है, यूनिसेलुलर एनिमल है, वो प्रोटोजोआ संघ में आते हैं। तो अमीबा और युग्निला प्रोटोजोआ संघ का सदस्य है। एम्फीबिया में तो, एम्फीबिया जिसमें उभयचर, जो जमीन और पानी दोनों में रह सकते हैं,
लेकिन प्रजनन की क्रिया हमेशा पानी में करते हैं, उसको एम्फीबिया कहते हैं, तो ये नहीं आएंगे, है ना। सिलेंट्रेटा जिसे निडेरिया के नाम से भी जाना जाता है, ये नहीं। पोरीफेरा इन संघ के सदस्यों को हम, है ना, स्पंज के नाम से भी जानते हैं, तो ये नहीं आएंगे, है ना। तो अमीबा और युग्लिना नाम का एक संघ है प्रोटोजोआ, है ना। अमीबा और युग्लिना प्रोटोजोआ नाम के संघ में आते हैं, यानी ये एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिका वाला जीव। और ये पौधे और जंतु के बीच में योजक कड़ी भी है युग्लिना। अमीबा होता है, उसकी एक खासियत होती है कि इसका आकार अनियमित होता है, ये अपना आकार चेंज करता रहता है। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का पता किसने लगाया था? देखो, डीएनए का एक मॉडल था डबल हेलिक्स मॉडल, उसका पता लगाया था वाटसन एवं क्रिक ने। कब? 1953 में। कब पता लगाया था? 1953 में। और 1962 में इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था दोस्तों, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था, है ना। वाटसन एवं क्रिक ने 1953 में डीएनए की द्विकुंडलित संरचना डबल हेलिक्स मॉडल की जानकारी दी, है ना। और 1962 में इनको इस खोज के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था। स्लाइडेन एंड स्वान है, इन्होंने तो कोशिका सिद्धांत दिया था, सेल थ्योरी दी थी। सबसे पहले सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत इन्होंने ही तो दिया था, है ना। कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी जो है वो स्लाइडेन एंड स्वान ने दी थी। कब दी थी? 1838-39 में। उसके बाद में रुडोल्फ विर्चो आया था, उसने आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया था। रॉबर्ट हुक ने, इसने सबसे पहले कोशिका को खोजा था। सबसे पहले कोशिका को किसने खोजा? सबसे पहली कोशिका, सबसे पहली जो कोशिका है, सबसे पहली कोशिका को किसने खोजा था? रॉबर्ट हुक ने खोजा था, है ना। रॉबर्ट हुक ने खोजा था। और वो जो कोशिका थी वो कैसी थी? मृत कोशिका थी, है ना। वो कोशिका कैसी थी? मृत कोशिका थी, डेड सेल थी, है ना। डेड सेल थी, जीवित कोशिका नहीं थी, वो मृत कोशिका थी, डेड सेल थी, जीवित कोशिका नहीं थी। और कॉर्क नाम के पादप में इसने सबसे पहले खोजी थी। ग्रेगर जोहान मेंडल इसे अनुवांशिकी का पिता बोलते हैं। तो अपना जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या है? अ। ठीक है, चलो। जीवन का भौतिक आधार है जिन? नहीं। कोशिका? नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया? नहीं। जीव द्रव्य, है ना, जिसे अपने इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। यहाँ पे ऑर्गेनिज्म लिखा हुआ है, इसके जगह आप लिखो प्रोटोप्लाज्म, है ना। प्रोटोप्लाज्म। देखो, एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था हेक्सले, हेक्सले, है ना, हेक्सले। उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि जो जीव द्रव्य है वो जीवन का क्या होता है? भौतिक आधार होता है ना। इट इज अ फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। जीव द्रव्य के बिना कोशिकांगों का अस्तित्व संभव नहीं है, और जब कोशिकांगों का अस्तित्व संभव नहीं है तो कोशिका का भी अस्तित्व संभव नहीं है, और जब कोशिका का अस्तित्व संभव नहीं है तो मनुष्य का भी अस्तित्व संभव नहीं है। ठीक है ना। तो जीव द्रव्य जीवन का क्या है? भौतिक आधार है। जीव द्रव्य को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, ये बात किसने बताई थी? हेक्सले ने बताई थी, है ना। जीव द्रव्य होता क्या है? कोशिका के अंदर भरा हुआ संपूर्ण द्रव्य को अपने क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य बोलते हैं। और जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, ये बात किसने बताई थी? हेक्सले नाम के साइंटिस्ट ने बताई थी। कोशिका के अंदर भरा हुआ संपूर्ण द्रव क्या है? जीव द्रव्य है। बैठी बात दिमाग में अच्छे से? चलें आगे, चलो। विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे छोटा पक्षी है ना, वो दोस्तों होता है हमिंग बर्ड, है ना। एमू नहीं है, कीवी नहीं है, गोरैया नहीं है। एमू और कीवी जो होते हैं न उड़ने वाले पक्षी हैं, फ्लाइटलेट्स बर्ड हैं, जो उड़ने में अक्षम है, उड़ नहीं सकते हैं। एक हमिंग बर्ड नाम का पक्षी होता है, वो विश्व का सबसे छोटा पक्षी है ना। इसकी एक खासियत होती है, ये सीधे उड़ते उड़ते उल्टे भी उड़ सकता है ना। बाकी पक्षी उल्टे नहीं उड़ पाते हैं, उनको वापस अपनी जगह पे आने के लिए घूम के आना पड़ता है। ये पक्षी अगर सीधा उड़ रहा है ना, तो वापस उल्टा भी उड़ सकता है। ऐसे सीधे उड़ रहा है, ऐसे उल्टा भी उड़ सकता है। समझ में आई बात? और सबसे बड़ा पक्षी कौन सा होता है
है ना। सबसे बड़ा पक्षी अगर देखें तो जो सबसे बड़ा पक्षी है वो है शुतुरमुर्ग, है ना। शुतुरमुर्ग जिसे अपने बोलते हैं ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग जो है वो सबसे बड़ा पक्षी है। कवकों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी, है ना। कवक का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी, नहीं सॉरी, कवकों के अध्ययन के विज्ञान को अपने बोलते हैं माइकोलॉजी, है ना। कवक का क्या है? माइकोलॉजी। जबकि शैवाल की बात करें हम, एल्गाई की बात करें, तो इसके अध्ययन को कहा जाता है फाइकोलॉजी। इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी, है ना। स्टडी ऑफ फंगस माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ एल्गाई फाइकोलॉजी। तो आप इसको देखो ऐसे याद रखो, कमाइकोलॉजी सफाइकोलॉजी, कमाइकोलॉजी सफाइकोलॉजी, कमाइकोलॉजी सफाइकोलॉजी। तो यहाँ पर माइकोलॉजी सबसे सही आंसर है। कवकों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को कहा जाता है माइकोलॉजी। दूसरा सबसे सही आंसर है ना। बैक्टीरियोलॉजी नहीं कहा जाता है, ये तो जीवाणुओं का अध्ययन हो जाता है ना। बोटनी नहीं कहा जाता है, बोटनी, है ना। बोटनी में पादपों का अध्ययन आता है, साइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन आता है। तो यहां पर आंसर क्या होगा? माइकोलॉजी। पाश्चुराइजेशन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? लुई पास्चर ने इस विधि का इजाद किया, बिल्कुल सही बात है ना। पाश्चुराइजेशन के बारे में लुई पास्चर ने बताया था, बिल्कुल सही बात है ये। इस विधि से दूध की कुछ दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। हम जब पॉलिथीन में पैक्ड दूध लेके आते हैं तो उसमें लिखा हुआ होता है पाश्चुरीकृत दूध, है ना। पाश्चुराइज्ड मिल्क लिखा हुआ होता है ना। इसका मतलब वो जो दूध है वो जीवाणु से कुछ दिन तक सुरक्षित रह सकता है, बिल्कुल सही। इस विधि में दूध को सुरक्षित रखने के लिए 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट पर गर्म किया जाता है, बिल्कुल सही बात है ये। 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो सभी सही है, तो यह क्या है? उपरोक्त सभी इसका आंसर है। पाश्चुराइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें दूध को जीवाणु रहित किया जाता है और कुछ दिनों तक हम उसको सुरक्षित रख सकते हैं, फिर उसको ठंडा करके पैक कर दिया जाता है, और किस ताप पर उसको कितने मिनट तक रखते हैं ये बात यहाँ पे लिख रखी है, बिल्कुल सही है। तो सभी कथन सत्य है। घरेलू मक्खी द्वारा फैलने वाले रोगों को चुने। हैजा है वो घरेलू मक्खी के द्वारा फैलता है, बिल्कुल सही है। अतिसार, डायरिया, दस्ते वस्ते लगना, बिल्कुल सही है। तपेदिक, टाइफाइड है, ये भी घरेलू मक्खी के द्वारा फैलता है ना। घरेलू मक्खी के कारण टाइफाइड फैल सकता है। फील पांव रोग, फाइलेरिया, फील पांव जो है वो क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है, पढ़ाया था मैंने, आज ही आपको पढ़ाया है। ये क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है ना। प्लेग जो है वो चूहों से फैलने वाला रोग है, चूहों से फैलने वाला रोग है ना। तो 1, 2, 4 सबसे सही ऑप्शन है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? द सबसे सही आंसर हो गया, 1, 2 और 4, है ना। घरेलू मक्खी द्वारा फैलने वाले रोगों को चुने तो हैजा है, अतिसार जिसे अपने डायरिया बोलते हैं, तपेदिक जिसे अपने टाइफाइड बोलते हैं। तो 1, 2, 4 सबसे सही आंसर है द। ठीक है, समझ में आई दोस्तों कहानी? ये आज का अपना सेशन था बायोलॉजी एमसीक्यू का पार्ट 7। 3 पार्ट और मैं आपके लिए अच्छे से लेके आऊंगा, उसके बाद में अपने स्टार्ट करेंगे फिजिक्स। तो यहां तक कहानी आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, मजा आ रहा होगा पढ़ने में, काफी कुछ सीखने को मिल रहा होगा, है ना। अगर पढ़ा हुआ है तो कॉन्फिडेंस भी आपका बूस्ट हो रहा होगा, है ना। आत्मविश्वास ही देखो इंसान को सफल बनाती है। आप तैयारी कर लो, आप में आत्मविश्वास ही नहीं है ना, आप कितना भी पढ़ लो, जब तक आप चीजों की प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक आपका कॉन्फिडेंस क्रिएट नहीं हो पाएगा। थ्योरी आपको सारी याद है, लेकिन ऑब्जेक्टिव बुक से आपने ऑब्जेक्टिव निकाले नहीं, तो आपको पता कैसे चलेगा जो चीजें याद है वो मुझे याद है या नहीं है। मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो तो काम बात बनेगी नहीं, है ना। आपको अपनी तैयारी को निखारना है तो आपको अभ्यास जरूर करना पड़ेगा, है ना। और अभ्यास से ही आदमी सफल होता है, उसको पता चलता है कि मैं अपने आप में और कितना इंप्रूव कर सकता हूं या क्या इंप्रूवमेंट की मुझे जरूरत है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मैं आपके लिए मस्त 20 क्वेश्चन लेके आऊंगा, फिर अपने उसकी एनालिसिस करेंगे, पढ़ेंगे, उसको याद करेंगे, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।